ठीक है। तो हमने क्या बताया कि त्रिपुरा में पूरे नॉर्थ ईस्ट का क्या डिक्लेयर किया गया है, तितली पार्क, बटरफ्लाई पार्क, इको बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया, इको बटरफ्लाई पार्क। ये कहाँ बनाया गया है, किस अभ्यारण्य में, कृष्णा कृष्णा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कृष्णा वन्य अभ्यारण्य सैंक्चुरी, ठीक है। और यही पे क्षेत्र है कि जो मैत्री पार्क, मैत्री पार्क किसके किसके बीच है, इंडिया और बांग्लादेश। ये जो मैत्री पार्क है किसके संबंध में है, जब 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, तो बांग्लादेश को आजाद कराने में इसने क्या गठन किया था, मुक्त सेना का गठन किया था, मुक्त सेना का गठन हुआ था। इसी मुक्त सेना के गठन के याद में यहाँ पे बनाया गया है मैत्री पार्क, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और यहीं पे आपका है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी क्षेत्र में इसे इको बटरफ्लाई पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है अभी यहाँ पे त्रिपुरा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हॉर्सशू केकड़ा, हॉर्सशू क्रैब, हेडिंग डाल लो हॉर्सशू केकड़ा। अभी हाल ही में चर्चा में रहा हॉर्सशू केकड़ा। ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि हॉर्सशू जो क्रैब होता है ना, ये अटलांटिक, ये बायोमेडिकल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जो हॉर्सशू केकड़े होते हैं, जो क्रैब होता है, जो हॉर्सशू केकड़े होते हैं, ठीक है, हॉर्सशू केकड़ा, ये क्या है, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बायोमेडिकल के क्षेत्र में किया जाता है। बायोमेडिकल के क्षेत्र में होता है कि इसमें क्या होता है, जो हॉर्सशू केकड़े होते हैं, ये अटलांटिक ओशन से, ये अटलांटिक ओशन से ये पकड़े जाते हैं, और इनका जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो इनके खून को क्या किया जाता है कि अटलांटिक ओशन में जो बायोमेडिकल के लिए पकड़े जाते हैं, लगभग 50 मिलियन के करीब ये पकड़े जाते हैं। तो इसमें अटलांटिक ओशन से पकड़े जाते हैं, और इसमें से 30% जो इनका ब्लड होता है वो निकाल लिया जाता है, ब्लड ये निकाल लिया जाता है। और इस ब्लड को जब निकालने के बाद फिर इन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से जो हॉर्सू होते हैं, और जो ये हॉर्सू टाइप के केकड़े होते हैं, हॉर्सू इससे क्यों बोला जाता है, घोड़े का जो पैर होता है ना, उसी के आकार के केकड़े होते हैं, इसलिए इनका नाम हॉर्सू केकड़ा, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो वहां पे सबसे बायोमेट्रिक के लिए यहाँ पे जैव उपचार के लिए इसे वैक्सीन बनाई जाती है, जैव उपचार के लिए। तो इस जैव उपचार के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे केकड़े को पकड़ते हैं, उससे 30% इसका जो ब्लड होता है वो क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये 30% ब्लड निकालने की वजह से क्या होता है कि ये फिर से पानी को छोड़ देते हैं। इसी वजह से होता है कि बहुत से केकड़े क्या होते हैं कि 10% से 20% केकड़े क्या होते हैं कि पूरी टोटल का वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाता है उनकी। और आगे और क्या हो जाता है कि उनका जो रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी होती है, जो प्रजनन क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी, जो प्रजनन क्षमता होती है, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत अत्यधिक आबादी में ये क्या हो रहा है, मर रहे हैं। इसी वजह से ये चर्चा में था कि इनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। कि हॉर्सशू जो क्रैब होते हैं, इन्हें हम अपने उपयोग के लिए तो निकाल तो लेते हैं, निकालने के बाद इनसे बायोमेडिकल में यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो खून होता है, ब्लड होता है, इनके ब्लड से क्या बनाया जाता है, वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन क्या होती है, LAL वैक्सीन होती है। वो क्या करती है, जो भी बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को पकड़ने में, मारने में, कंट्रोल करने में सक्षम होती है। LAL वैक्सीन लगाई जाती है तो एक जाल की तरह फैलाती है, और वो उसके चारों तरफ जितने बैक्टीरिया होते हैं वो आकर के उसी जाल में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, और फिर आपको क्या करते हैं, सहायता देते हैं। तो इसकी इसी में इसका यूज़ किया जाता है, इसके ब्लड का यूज़ किया जाता है। उसमें किसका यूज़ होता है, LAL वैक्सीन में इसकी ब्लड का यूज़ होता है। तो इसी वजह से अब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाता है।
और निकालने से इनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है और उनका रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी होती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो प्रजनन की क्षमता होती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो उनकी होती है वो क्या होती है, खत्म हो जा रही है, कम हो जा रही है। इसकी वजह से बहुत से ज़्यादा ये केकड़े क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो इन्हीं के संरक्षण करने के लिए बात की गई कि इन्हें ज़्यादा और कैसे मरते हैं, ओवर फिशिंग जहाँ होती है, बहुत ज़्यादा अगर फिशिंग कर ली जाती है, वहाँ मछली मारी जाती है, तो ऐसे एरिया में इनकी क्या मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसी वजह से ये चर्चा में था कि इनके इन चीज़ों को, इनके आवासों को और इनका संरक्षण किया जाए। ठीक है, आगे चलिए। बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। इनसे क्या पता, इनमें इसमें है कि इनके जो खून होता है वो नीले कलर का होता है, जिससे वैक्सीन बनाई जाती है, जिससे बैक्टीरिया को क्या किया जा सके, इन्हें पकड़ा जा सके या मारा जा सके। ठीक है, आगे लिखिए। एक अभी ट्रीटी हुई, हाई सी ट्रीटी, समुद्री जैव विविधता से संबंधित, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित एक संधि हुई है। समुद्री जैव विविधता से संबंधित संधि, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित संधि आई। ये झुंड कहाँ आया, ये है, हम तो सोचे एक ही, तो लाइन लग गई। ए बच्चा, ठीक है, देखिए, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित संधि, इस संधि को बोला गया हाई सी ट्रीटी। क्या बोला गया, हाई सी ट्रीटी। ये लिखिए, उधर न लिखिए, देखिए हाई सी ट्रीटी, हाई सी ट्रीटी, जल्दी खत्म करना है, वो चीजें नहीं समझा रहे थे। हाई सी ट्रीटी, ये हाई सी जो ट्रीटी की गई है, ये किसके संबंध में होता है, ये समुद्री जैव विविधता संरक्षण से संबंधित होता है। समुद्री जैव विविधता ये संरक्षण से संबंधित होता है। क्या होता है समुद्री जैव विविधता संरक्षण से संबंधित, क्या बात की जा रही है कि हाई सी ट्रीटी जो होता है पूरे, जिस पर किसी भी राज्य का क्षेत्राधिकार न हो, जैसे होता है कि किसी भी राज्य के, किसी भी देश के, उसके 12 नॉटिकल माइल, उसके 24 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि 200 नॉटिकल माइल से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होते हैं। तो वहाँ तक क्या होता है कि किसी भी एक कंट्री का क्या होता है, आधिपत्य होता है कि वहाँ पे वो क्या करता है, 12 नॉटिकल माइल से वो ऑयल रिफाइनिंग कर, ड्रिलिंग कर सकता है, वहाँ से फिशिंग कर सकता है, फिर उसके बाद अपना रिसर्च प्रोग्राम चला सकता है। तो जहाँ पे इन क्षेत्रों के हिंड्रेंस न हो, ऐसे क्षेत्रों पे क्या किया गया है, एक समुद्री जैव विविधता को लेकर के, इसे बोला जाता है मरीन बायोडायवर्सिटी। मरीन बायोडायवर्सिटी के संरक्षण से, कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडायवर्सिटी, इसी मरीन बायोडायवर्सिटी के संरक्षण को लेकर के क्या किया गया है, एक हाई सी ट्रीटी की गई है किस क्षेत्र में, कि जहाँ पे किसी भी देश का, किसी भी राज्य का वहाँ पे क्षेत्राधिकार न हो, वहाँ पे उसके क्षेत्र न हो, वहाँ पे लगभग सभी राज्यों के, सभी देशों का क्या हो, वहाँ पे अधिकार हो। हाई सी ट्रीटी पे क्या होता है, लगभग सभी राज्यों का, सभी देशों का अधिकार हो जाता है एक डीप जाने के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ऐसे जो वहाँ पे समुद्री जीव जंतु होते हैं, उनका संरक्षण किया जाना, वही क्या होता है, हाई सी ट्रीटी है। तो हाई सी ट्रीटी इसलिए किया जाना है कि लगभग 95% जितना भी अगर जैव विविधता संरक्षण होता है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, 95% हाई सी ट्रीटी पाई जाती है। और इनका संरक्षण इसलिए होता है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, अस्थायी परितंत्र कौन होता है, अस्थायी परितंत्र, अस्थायी परितंत्र कौन होता है, ओशन इकोसिस्टम ना, ओशनिक इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा अस्थायी जो परितंत्र होता है वो कौन, क्या होता है, महासागर होता है, महासागर। और महासागर में जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या होता है, इसे अस्थायी परितंत्र बोलते हैं। और सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस करता है, तो
तो किसके द्वारा होता है, अभी मैंने बताया वो कहाँ से होता है, ओशन के द्वारा होता है पूरे अर्थ पे। और अगर लैंड सरफेस की बात किया जाए स्तर पे, तो लैंड पे सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, फॉरेस्ट के द्वारा होता है, फॉरेस्ट के द्वारा, वनों के द्वारा। तो इसी वजह से इनकी जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, एक आईसी ट्रीटी की है, ठीक है। बस अगर तुम्हें पूछा जाए अभी हाल ही में चर्चा हो रहा आईसी ट्रीटी का संबंध किससे है, तो क्या बताओगे कि समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित आईसी ट्रीटी का संबंध, ठीक है। आगे चलें, इसे लिख सकते हो, लिखिए एक पॉइंट और, इसे बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, 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 बीबीएनजे, इसे इस ट्रीटी का नाम बोलते हैं बीबीएनजे, इसे बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, इसे बोलते हैं, इस ट्रीटी को बोलते हैं बीबीएनजे, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब किसी भी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार या उसके ज्यूरिडिक्शन के परे बायोडायवर्सिटी का संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र के या राज्य के, राष्ट्र के क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता का संरक्षण। इस ट्रीटी का नाम क्या है, बीबीएनजे, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, जब किसी भी राष्ट्र के क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। कि ऐसे क्षेत्रों में जैसे मान लो कि आप देखते हो ना कि कोई भी एक राज्य के कोस्टल लाइन, ठीक है, राज्य की कोस्टल लाइन, इस कोस्टल लाइन से क्या होता है 12 नॉटिकल मील तक उसका क्षेत्राधिकार होता है, फिर 14 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक उसका क्या होता है, क्षेत्राधिकार होता है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है आपका 200 नॉटिकल माइल तक होता है, 200 नॉटिकल, ये भी पढ़ाएंगे ज्योग्राफी टॉपिक है वही पढ़ाएंगे। और इसके बाद वाला जो क्षेत्र समुद्र का आता है, इस क्षेत्र में लगभग सभी, जैसे मान लो ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया का कोस्टल लाइन के 12 जो नॉटिकल माइल होता है, यहाँ पे क्या होता है अपना अधिकार होता है। 24 नॉटिकल माइल तक यहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा की जाती है, 12 नॉटिकल माइल तक यहाँ क्या की जाती है, फिशिंग मोती मत्स्य होता है। और 200 नॉटिकल माइल तक ये क्या होता है, रिसर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिसर्च किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 24 नॉटिकल ड्रिलिंग होती है, ऑयल ड्रिलिंग जो की जाती है, ड्रिलिंग, ऑयल ड्रिलिंग। लेकिन ऐसा कोई भी क्षेत्र ना हो और 200 नॉटिकल माइल तक लगभग किसी भी देश का यहाँ पे अधिकार होता है। लेकिन ऐसी ट्रीटी आती है 200 नॉटिकल माइल के बाद जो डीप क्षेत्र होता है, जो गहराई वाला क्षेत्र होता है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, नॉटिकल करके आगे तक गहराई से ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, समुद्री जैव विविधता अधिक पाई जाती है, समुद्री जैव विविधता। जैसे रेडियो लॉरेन हो गया, डाइटम हो गया, ये सब क्या होता है, डीप ओशन पाए जाते हैं ना। अभी नहीं पढ़े क्या ज्योग्राफी में, रेडियो लॉरेन, डाइटम, मूंगा, पूरा पढ़े नहीं? तो ये सब जो जैव विविधता होती है वो डीप ओशन में पाई जाती है। तो इसी जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए ये हाई सी ट्रीटी की बात की गई, हाई सी ट्रीटी की बात की गई समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, और इसी ही बोला गया बीबीएनजे, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, कि कोई भी नेशनल ज्यूरिडिक्शन में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार में क्षेत्र ना आए, ठीक है। और लगभग 95% का क्षेत्र होता है हाई सी ट्रीटी का। आगे चलिए, अब देखिए अभी एक हाल में चर्चा रहा कि जो फ्लोरिडा का तट है, फ्लोरिडा का तट, तो पहले इसके पहले पढ़ा दे वर्ल्ड सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पहले विश्व जल दिवस, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी हाल ही हुआ है, तो ये क्वेश्चन मतलब मार्च में, तो वो समझाने का टॉपिक क्वेश्चन समझा रहे हैं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है,
देखिए एक्सेलरेटिंग, पहले लिखिए SDG 6, इसकी थीम मेन थी SDG 6, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे क्या करना था, SDG 6 क्या होता है पहले ये बता दें। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे ये कब मनाया जा रहा है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च मनाया जाता है। ये कब मनाया जा रहा है, 1993 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है, 1993। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम था रियो डी जेनेरियो। क्या नाम था, रियो डी जेनेरियो। ये रियो डी जेनेरियो आपका कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे है, मैप नहीं बनाते, ब्राजील ना, ब्राजील में, ब्राजील का सबसे बड़ा ये शहर होता है रियो डी जेनेरियो। यहीं पे 1992 में किसका आपकी अर्थ समिट होती है, अर्थ पृथ्वी सम्मेलन होता है। ये पढ़ा चुके हैं सर, अर्थ समिट होता है। इसी अर्थ समिट में इनका क्या आता है कि हमें वाटर का कंजर्वेशन करना है, और यहीं पे एक बात निकल के आती है एजेंडा 21 की, एजेंडा 21 की। और यही पे बात करना आता है कि हमें वाटर का क्या किया जाना चाहिए, कंजर्व किया जाना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन, जल का संरक्षण किया जाना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। और इसी वजह से जल संरक्षण की बात निकल के आई कि इसी जल संरक्षण को 1993 से मनाया जाने लगा, और एक दिन दिया गया कि जब विश्व जल दिवस मनाया जाएगा वो दिन था 22 मार्च, ठीक है। हाँ क्या हुआ, ठीक है, उसका नाम क्या क्या था, 22 मार्च। देखिए इसका क्या था, थीम क्या थी, एक्सेलरेटिंग द चेंज, accelerating the change, accelerating the change to solve water and sanitation crisis. Accelerating the change, जो हिंदी वाले वैसे ले लेते हैं, उसमें सीधा सीधा लिख के आया यार, उसमें कुछ भी ऐसा लिख नहीं है, अपनी थीम है, थीम ऐसे रखिएगी, इसे हिंदी क्या लिखा है, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। जो आजकल के इन्हें मेन काम ये करना था, मेन काम इनका ये था कि SDG 6 लाया गया था, ये पता है ना SDG कब आया था, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, ये आया था आपका पेरिस, कहाँ पे, पेरिस, इसका पांच में से वो तेज पढ़ा है, पेरिस समिट में। पेरिस समिट कब हुआ था, COP21, इसका COP21 जलवायु परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन का ये COP21 होता है, कहाँ होता है, ये पेरिस होता है। और इसी वजह से पेरिस होने की वजह से इसका नाम दिया गया पेरिस समिट। और यहीं पे MDG जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, इसे बंद किया गया और नया गोल स्टार्ट किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें टोटल कितने गोल्स थे, 17 टारगेट रखे गए थे और 17 गोल्स रखे गए थे टारगेट। और इन्हीं 17 टारगेट में से एक छठा टारगेट रखा गया था SDG 6 का, सतत विकास लक्ष्य 6, जो किससे संबंधित है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन ये क्या भाई, ये कौन सी चीज है, स्वच्छ पानी या स्वच्छ जल और स्वच्छता, सैनिटेशन मीन स्वच्छता। इसी स्वच्छ पानी का विकास करना, इसी वजह से जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है कि टैप के थ्रू कि हर नल का जल, ये अभियान चलाया जा रहा है ना
कि अभी अभियान चलाया जा रहा है हर घर नल का जल। ये किससे संबंध में है? SDG 6 के संबंध में है कि जो SDG 6 क्या कहता है कि स्वच्छ पानी और स्वच्छता के बारे में बात करता है। स्वच्छ पानी कैसे मिलेगा? जब आपको टैप के माध्यम से आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। इसी वजह से एक अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान का नाम है हर घर नल का जल। हर घर नल का जल, कि टैप के माध्यम से, नल के माध्यम से आपको स्वच्छ पानी की मुहैया कराया जाए। और इसका टारगेट कब तक रखा गया है कि स्वच्छ पानी मुहैया कराने का 2030 तक। 2030 तक। अभी हर घर नल का जल बनने वाला पहला शहर कौन सा बना था? बुरहानपुर। और राज्य कौन सा बना था? गोवा बना था। तो इसी स्वच्छता का विकास करने के लिए स्वच्छ पानी जरूरत क्यों पड़ती है कि सबसे ज्यादा जो कोई बीमारियां होती है वो बीमारी सबसे ज्यादा पानी से होती है। और इसी पानी की समझ बीमारी को खत्म करने के लिए, इंसान को स्वस्थ रखने के लिए ये टारगेट रखा गया था कि हर घर नल का जल। और इसी स्वच्छता का विकास करने के लिए, स्वच्छ पानी का विकास करने के लिए ये 2015 में पेरिस समिट में ये बात आई थी SDG 6 लेकर के, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, कि जिसमें स्वच्छ पानी और स्वच्छता 2030 तक इसे हमें प्राप्त कर लेना है। ऐसा क्यों आया था? खाली इंडिया के बेस पे था? नहीं, इंडिया के बेस पे ही नहीं था, क्योंकि वहां पे समस्या ये था, बस ये इस टॉपिक का बात नहीं ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारी बात है। बहुत तेज तो नहीं पढ़ाने लगे हैं, सही है, नहीं खत्म नहीं हो पाएगा ना। ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। और इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा गरीबी किस महाद्वीप में है? पॉवर्टी सबसे ज्यादा कहां पे है? पॉवर्टी सबसे ज्यादा कहां पे है? इसी महाद्वीप में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है, गरीबी है। और इसी गरीबी को किसमें रखा गया है? SDG 1 रखा गया है। SDG 1 क्या बोलता है? सतत विकास लक्ष्य 1 क्या है? नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी, कि गरीबी को हम कब तक खत्म करना है? 2030 तक में गरीबी को खत्म कर देना है। मतलब गरीबी उन्मूलन किसमें है? गरीबी उन्मूलन, ये SDG सतत विकास लक्ष्य 1 में गरीबी उन्मूलन बोला गया है, नो पॉवर्टी। इसे हमें कब तक खत्म करना है? 2030 तक खत्म करना है। और इसी के लिए किया गया कि यहाँ पे जो क्षेत्र आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, गरीबी बहुत ज्यादा है। और गरीबी होने के साथ साथ यहाँ पे सही सुविधाएं न होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा भी नहीं है। इसकी सुविधाओं के न होने की वजह से यहाँ पे डिसीज बहुत ज्यादा फैलते हैं, रोग बहुत ज्यादा होता है। और इन्हीं रोगों को कम करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। यही नहीं, इंडिया ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी से समस्या से रोग जो होता है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और साउथ ईस्ट एशिया, यही तो क्षेत्र होता है कि जहाँ पे पानी के माध्यम से डिसीज स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो यहाँ पे पानी स्वच्छ नहीं पाया जाता, तो इसी की वजह, और यहाँ पे गरीबी कौन सा रीजन है? इस रीजन को बोला जाता है साले क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन सा है? यही वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? साले क्षेत्र बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो गरीबी है, पॉवर्टी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यही पे। क्योंकि इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है इतना होगा, ये लगभग किससे प्रभावित होता है? ये वाला क्षेत्र, ये सहारा मरुस्थल से। किससे? सहारा मरुस्थल। यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, और मरुस्थलीय अगर हो गया तो यहाँ पे क्या होता है? डिजर्ट टाइप का आपका वेजिटेशन होगा। डिजर्ट टाइप का क्या होगा? वनस्पति होगी, वेजिटेशन होगा। और डिजर्ट टाइप वेजिटेशन होने की वजह से इसका मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो काम होगा, जो कृषि क्षेत्र होगा, वो अच्छी सी नहीं होगी, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में एग्रीकल्चर जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छे से आपको नहीं मिल पाएंगी। यहाँ पे पानी की कमी भी रहेगी। ये मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे भूमियां नम होंगी नहीं, यहाँ पानी अच्छा मिलेगा नहीं। और ये वाला जो क्षेत्र आपका पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ये इसमें आता है सबसे गरीबी वाले क्षेत्र में आता है। और इसके नीचे आपका क्या होता है? यहाँ पे बेसिन वाला क्षेत्र आ जाता है। लगभग जो लेक होते हैं और जो आपकी नदियां होती हैं, वो लेक और नदियां का जो जाल लगभग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, वो कौन सा रीजन है? ये वाला क्षेत्र है। और उसमें ठीक ठाक, अगर अभी न्यूज आई थी, देखी होगी, केप टाउन में क्या हुआ कि वहां पे जल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, भौमजल खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर लगभग पानी मिल जाए, क्योंकि यही तो कांगो भी सीन है, और लगभग लेक एल्बर्ट
लेक रेवेंजुली, लगभग आप देखोगे केन्या और युगांडा में ही मैक्सिमम लेक पाई जा रही है। विक्टोरिया लेक, लगभग ताजे पानी, बहुत मीठी बड़ी झील है यहीं की विक्टोरिया लेक, वो सब कहाँ पे है? इस क्षेत्र के नीचे साउथ वाले क्षेत्र, कांगो बेसिन और इसी के नीचे इसी पास है। जाम्बिया लेक, जाम्बिया रिवर, लिम्पोपो रिवर सब नीचे है। लेकिन इस वाले क्षेत्र में देखो कि बरसा और यहाँ पे ज्यादा नदियों का जाल नहीं फैला हुआ, तो यहाँ पे ये सबसे गरीबी का क्षेत्र आ जाता है। तो इसी क्षेत्र में इस क्षेत्र को बोला जाता है साहिल क्षेत्र बोला जाता है। कौन से क्षेत्र बोलते हैं? साहिल क्षेत्र। और इस साहिल क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? आपका इधर साइड से, इधर कोने से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सेनेगल आता है, सेनेगल आता है। इसमें कौन सा आता है? माली आता है, मारतानिया आता है, नाइजर आता है, नाइजीरिया आता है, नाइजीरिया, कैमरून आता है, चाड आता है, सूडान आता है, इरिट्रिया आता है। तुम अगर पढ़ते होगे न्यूज में तो देखते होगे ये सब क्षेत्र बहुत गरीबी वाले क्षेत्र हैं। इरिट्रिया आता है, बुर्किना फासो आता है, बुर्किना फासो। तो ये वाले जो क्षेत्र होते हैं ये क्षेत्र काफी गरीबी से जूझ रहे होते हैं, पानी की समस्या और पानी की वजह से यहाँ पे रोगों की समस्या से ये जूझ रहे होते हैं। ये वाला क्षेत्र इससे वाटर से भी समस्या से और वाटर से होने वाले जो डिसीज यहाँ होते रोग फैल रहे हैं, इन रोगों की यहाँ कमी नहीं की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे जब ज्यादा डेवलपमेंट विकास ही नहीं है, यहाँ पे लोगों की सुविधाएं नहीं है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि यहाँ पे गरीबी भूखमरी बहुत ज्यादा सीमा पर बढ़ चुकी है। तो यही को सबको खत्म करने के लिए क्या बोला गया है कि 1993 में 22 मार्च से अब हम मनाएंगे क्या? वाटर कंजर्वेशन करने के लिए वर्ल्ड वाटर डे। हम क्या करेंगे? वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वाटर जल संचय करेंगे। जिस क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण वाले क्षेत्र में हम क्या करेंगे? वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, जल संचय करेंगे, जल संचय। जिससे क्या होगा अगर पानी खत्म हो जाता है तो इस वाटर जल संचय की वजह से हम अपने बेसिक मूलभूत चीजें हम क्या कर सके? कंप्लीट कर सके। कपड़ा नहाने, धोने, सिंचाई, इस सब चीजों का काम किया जा सके। और स्वच्छ पानी पीने के लिए फिर हम टैप के माध्यम से गवर्नमेंट वहाँ पे जल प्रोवाइड करा सके। तो इसी वजह से वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। इसलिए बोला गया है कि हम क्या करें, जो भी वाटर और सैनिटेशन का जो हमारा क्राइसिस है, जो पानी और स्वच्छता का जो हमारे यहाँ समस्या है, क्राइसिस है, संकट है, इसे क्या करना है? खत्म करने के लिए। तो बोला ना, एक्सलेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, कि हमें क्या करना है कि जो हमारे जल और पानी होता है और जो स्वच्छता होता है, इसे खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? सॉल्व करने के लिए हमें अपने आप को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेट दैट मीन्स अब स्पीड नहीं बढ़ानी है, हमें रैपिडली स्पीड करनी है, हुकअप करना। हुकअप मतलब एक होता है पिकअप पकड़ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है कि जो हर एक टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में क्या हो? चेंजेस आए, तो वही होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है दो टाइप से, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन की बात की गई है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात की गई है, कि आपको स्पीड को क्या करना है? आपको स्पीड इंक्रीमेंट करना है, उठाना है, बढ़ाना है। तो वही होता है, इसलिए थीम रखी गई इस बार 2023 की कि हमें क्या करना है कि जो वाटर और जो सैनिटेशन की क्राइसिस, जाहिर सी बात है जब पानी की प्रॉब्लम आएगी, स्वच्छता की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली वहाँ पे आएगी, गंदगी वहाँ पे फैलेगी। और उसी गंदगी से क्या होता है कि देखोगे कि मनी बस्तियों में बहुत ज़्यादा डिसीज रोग हो जाते हैं जो उन्हें पता नहीं होता है। उन्हें हर 15 दिन पे क्या हो रहा है कि जुकाम हो रहा है, हर 20वें दिन पता लगा कोई छोटी छोटी स्किन डिसीज हो रही है। ये सब जो पानी की समस्याओं से डिसीज है, ये हमेशा ऐसा हो रहा है। उन्हें लगता है कि नॉर्मल बीमारी चलती नहीं, नॉर्मल बीमारी ऐसे नहीं होती है। नॉर्मल बीमारी हमेशा आप देखते हो, कोई जो ठीक ठाक स्वच्छ रहता है उसे 6 महीना 8 महीना जहाँ बीमारी होगी, वहीं आपको हर 15 20 25वें दिन बीमारी रहेगी। तो इसी को खत्म करने के लिए यह किया गया कि वर्ल्ड वाटर को क्या किया, वाटर संबंधी रोगों को खत्म करने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इसका किया गया एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड क्राइसिस, वाटर एंड सैनिटेशन। इसी वजह से ये थीम रखी गई, वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। इसे कब तक कंप्लीट कर लेना है? 2030 तक हमें कंप्लीट कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसी में बात की गई थी एसडीजी 6 की। एसडीजी 6 क्या होता है? सतत विकास लक्ष्य क्या बताता है? मैंने बता दिया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कि 2030 तक खत्म करना। आगे लिखिए, आप एक समझाए बहुत ज्यादा सुना रहे हैं, ठीक है। आगे लिखिए, अभी सिविल 20 की, सिविल 20 C20 की बैठक हुई है। आगे C20 की बैठक,
C20 के आयोजन हुआ है किसके लेकर के, इन्वायरमेंट को बैलेंस स्थापित करने के लिए सिविल 20 का आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में सिविल 20 की बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है, महाराष्ट्र के नागपुर में। इसकी विषय रखा गया था बैलेंसिंग डेवलपमेंट। ये थीम पूरी इंग्लिश में ही है, अब ऐसे सीधे से लिखो कि जो थीम आएगी ऐसे लिख के आएगी, बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट। कैसा विकास करना है, पर्यावरण के साथ हमें जो विकास करना है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उनके साथ संतुलन होना चाहिए। पर्यावरण के साथ जो विकास हो वो पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करे, ऐसा विकास हो, ऐसा विकास किया जाना चाहिए जो पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करे। ठीक है, ऐसा विकास होना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस स्थापित करे या संतुलन स्थापित करे। ये कहाँ पे हुआ है, इसका नाम क्या है, सिविल 20। क्वेश्चन आएगा सिविल 20 का आयोजन कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, और इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है, और भी चीजें हैं कि सामाजिक रक्षा करना होता है, पर्यावरण की रक्षा करना होता है, ये सब चीजें सब जान ही रहे। ठीक है, आगे चलिए। थान थई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, अभी हाल ही चर्चा में रहा थान थई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थान थई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। पहले मैं बता चुका हूं वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर डिक्लेयर करना है, किस एक्ट के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है, पहले बताइए। किसी भी क्षेत्र को अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना होता है, किस एक्ट के माध्यम से इसे डिक्लेयर किया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे क्या करेंगे हम, वन्य जीव अभ्यारण्य से डिक्लेयर करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, तो अभी हाल ही में वन्य जीव अभ्यारण्य नया बनाया गया है, थान थई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे, तमिलनाडु। इसे लिखा देना पेरियार से केरला ना कंफ्यूज करना, ये थान थई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में, या तमिलनाडु में ये 18वां रिजर्व, 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य 18वां। ये किसके लिए है, एशियाटिक एलिफेंट के संरक्षण के लिए, एशियाटिक एलिफेंट के संरक्षण के लिए। ये किससे संबंधित है, एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में ये लगातार न्यूज आ रहा है
कि हाथी और मानव के बीच में संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, और इसी हाथी और मानव के बीच में संघर्ष को कमी करने के लिए इनका एक क्षेत्र रिजर्व क्षेत्र डिक्लेयर किया जा रहा है और हाथी एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। एलिफेंट कॉरिडोर, हाथी गलियारा बनाया जा रहा है। गलियारा बनाया जा रहा है, ठीक है। कि हाथी और मानव और वन्य जीव के संघर्ष को कम करने के लिए क्या बनाया जा रहा है, एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, या ऐसे क्षेत्रों को उन्हें संरक्षित डिक्लेयर किया जा रहा है, उसे प्रोटेक्टेड एरिया में डिक्लेयर किया जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पे हाथियों की ज़्यादा संख्या है उनके आवासों का संरक्षण देने के लिए क्या किया जा रहा है कि वो कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया क्षेत्र डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी वजह से अभी एक हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा थानथई वन्यजीव अभ्यारण्य जो तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव क्षेत्र डिक्लेयर किया गया। ये भी बता दें किस अधिनियम के तहत डिक्लेयर किया जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अभी भी बता चुके हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में अंतर क्या होता है, ठीक है। आगे चलो, अभी हाल ही में चर्चा में रहा फ्लोरिडा के तट पर रेड टाइड आया। हाल ही चर्चा में रहा फ्लोरिडा के तट पर देखो आपका ये कौन सा तट होता है, ये फ्लोरिडा का तट है। और पता है कि फ्लोरिडा की साइड कौन सी करंट चलती है, कौन सी करंट चलती है, फ्लोरिडा करंट, या यहीं पे गल्फ स्ट्रीम करंट चलती है ना। फ्लोरिडा के तट पर एक करंट फ्लो करती है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाता है, इधर आपका मेक्सिको ऑफ गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। और ये आपका कौन होता है, कैरेबियन, ये कैरेबियन सी है। और इसी कैरेबियन सी की ये पार्ट होता है, ये आपका यहीं पे लगा हुआ, ये फ्लोरिडा का तट है। और यहीं पे बोला गया है, अभी यहीं पे आया था रेड टाइड आई, रेड टाइड, लाल ज्वार, इसे क्या बोला जाता है, लाल ज्वार। और ये फ्लोरिडा पे एक करंट फ्लो करती है, उस करंट का नाम क्या होता है, फ्लोरिडा करंट, या इसे बोलते हैं वार्म वाटर करंट बोलते हैं, इसी के बहुत करंट बोलते हैं गर्म जलधारा, वार्म करंट, गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम यही होती हुई जाती है ना, गल्फ स्ट्रीम जो करंट चलती है, स्ट्रीम करंट से तेज फ्लो होती है जब कोई जलधारा, तो उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रीम बोला जाता है, स्ट्रीम उससे ज्यादा तेज फ्लो करती है, ठीक है। तो यही पे क्या होता है, फ्लोरिडा के तट पर ही अभी क्या बोला गया, रेड टाइड। रेड टाइड कुछ है नहीं, रेड टाइड की वजह से क्या होता है कि आंखों में क्या होता है, अगर उसके पानी में अगर आप चले जाते हो, या कोई भी जीवधारी जो मैमल्स होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि उनके लिए वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये होता कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का क्या होता है, शैवाल होता है, शैवाल होता है। और इसी ये कैसा शैवाल होता है, विषाक्त होता है, टॉक्सिक एल्गाई होते हैं, विषाक्त होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। और इसी विषाक्त शैवाल जब पूरी तरह से प्रस्फुटित हो जाते हैं, बहुत तेजी से मात्रा में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, तो इनके फैल जाने की वजह से इनका जो रंग होता है वो क्या होता है, उस क्षेत्र का रंग क्या हो जाता है, वो लाल हो जाता है, लाल भूरा कलर का हो जाता है, भूरा रंग का हो जाता है। और इसी लाल भूरे रंग की वजह से वो क्षेत्र कैसा दिखने लगता है, लाल लाल क्षेत्र दिखने लगता है, और इसे ही क्या बोला जाता है, रेड टाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे ही लाल ज्वार, रेड टाइड बोलते हैं, लाल ज्वार बोलते हैं। ये लाल ज्वार है कुछ नहीं कि फ्लोरिडा के तट पे अभी लाल ज्वार देखा गया, लेकिन इसका क्या है कि जब एक प्रकार का शैवाल होता है, कैसा शैवाल होता है, विषाक्त शैवाल होता है, और इन्हीं शैवालों का जब प्रस्फुटन बहुत तेजी मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा फैल जाने की वजह से वो क्षेत्र लाल और भूरे रंग का हो जाता है, और उसे ही क्या बोला जाने लगता है, रेड टाइड बोला जाता है। तो इन विषाक्त शैवालों की वजह से क्या होता है कि जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, जो समुद्री जो आपके मरीन मैमल्स होते हैं या स्तनधारी होते हैं,
या हमारी समुद्री जीव जंतु होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें हानि पहुंचने लगती है, इनके स्वास्थ्य में समस्या आने लगती है। तो इसी की वजह से यहाँ पे ये क्या होने लगती है, यहाँ पे स्वास्थ्य समस्या आएगी, फिर डेथ होंगे, मरने लगेंगे। और अगर इस पानी में अगर आप चले जाते हो तो क्या होगा, आंखों में जलन पड़ने लगती है, आपके स्किन पर रेसेस आ जाते हैं। किसकी वजह से आते हैं, ये विषाक्त एल्गी की वजह से, जो टॉक्सिक एल्गी होते हैं, जो शैवाल होते हैं, इन्हीं की वजह से आते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि फ्लोरिडा के तट पे क्या आया, भी रेड टाइड आया। ठीक है, आप लिख रहे हैं नहीं, आप सब खाली सुन ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। इधर खत्म हो गया, तो इन्वायरमेंट लगभग चीजें इस मंथ की खत्म हो गई, जितना भी 2-3 अभी तो 14 मई तक पेपर है, 14 मई पेपर है, और भी पीछे 2-3 महीने का हमने इन्वायरमेंट लगभग कंप्लीट करा दिया है, जो उससे रिलेटेड टॉपिक होते ही होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट और बच्चे होंगे वो कंप्लीट करा देंगे। अभी देख लीजिए उत्तर प्रदेश का चक्कर देख लीजिए। ठीक है, हाल ही में 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को, हाल ही में 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दिया गया। निपुण विद्यालय का दर्जा दिया गया, कितने, 44,000। निपुण विद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, ये नहीं पूछेगा कितने विद्यालय, क्वेश्चन पूछेगा कि निपुण जो अभियान चलाया गया था, ये कब चलाया गया था, जो निपुण अभियान चलाया गया था, अभियान ये कब चलाया गया था, ये चलाया गया था 5 जुलाई 2021 को। कब चलाया गया था, 5 जुलाई 2021 को ये अभियान चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था, किसमें निपुण बना, छात्रों को किसमें निपुण बनाना, साक्षरता में, लिटरेसी में, और किसमें निपुण बनाना है, ये निपुण भारत अभियान किसमें चलाया गया, साक्षरता में, कि बच्चों का क्या बढ़ावा दिया जाना चाहिए, साक्षरता, लिटरेसी और मैथमेटिक्स से, कैसा मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स। ठीक है, इन्हें बढ़ावा मिले, किस क्षेत्र में निपुण भारत अभियान चलाया गया था, कब चलाया गया था, जुलाई 2021 में। इसे कब तक चलाना है, 2026-27। ठीक, आगे चलिए। अभी मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है हरदोई में, हरदोई में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क बनाया जा रहा है। अव्वल लाइन में जल्दी जल्दी लिखिए। अभी यूपी के हरदोई जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। इस पार्क का नाम क्या है, संत कबीर पार्क का नाम, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है हरदोई में। इसका नाम लिखिए, इसका नाम है संत कबीर पीएम, संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल्स, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स और अपैरल पार्क। देखो ये क्या होता है, टेक्सटाइल से संबंधित मतलब क्या है, कपड़ा से, किससे है, कपड़ा से। इसी के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए
क्या किया जा रहा है, एक योजना आई थी 2021 में, 2021-22 के बजट में एक योजना लाया गया था। उस योजना का नाम था पीएम मित्र योजना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पीएम मित्र योजना का संबंध किससे है, टेक्सटाइल से है, टेक्सटाइल्स, ठीक है। टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 में पीएम मित्र योजना लाया गया था। और इसे कब तक चलाना है पीएम मित्र योजना को, 2026-27 तक, 5 साल की योजना टारगेट। ठीक, टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये क्या किया गया था, पीएम मित्र योजना लाई गई। ये पीएम मित्र योजना 7 राज्यों में शुरू की गई थी, 7 राज्यों के नाम की। देखिए 7 राज्य कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 7 राज्य। आपका कौन कौन सा क्षेत्र था, आपका गुजरात वाला क्षेत्र था, महाराष्ट्र का क्षेत्र था, गुजरात का, महाराष्ट्र का, और साउथ में आपका उत्तरी वाला क्षेत्र आपका कर्नाटक का, कर्नाटक का क्षेत्र, और तमिलनाडु का क्षेत्र, तमिलनाडु का, तेलंगाना का, एमपी का, यूपी का, यूपी, एमपी, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। याद हो गया कि नहीं साहब? आप यहां से याद करिए, गुजरात से स्टार्ट करिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये पूरा सीक्वेंस बन गया है। किधर से, ये आपके ऊपर के 2 याद कर लो, यूपी, एमपी, बस, ठीक है, 7 हो गया। आगे चलिए, अभी हाईटेक कारागार, अभी यहाँ पे यूपी में अभी 11 ऐसे जिले आपके हैं जहाँ पे क्या है, जेल नहीं है, कारागार नहीं है। तो इसके लिए 20 हाईटेक कारागार खोले जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि किस विभाग के द्वारा, तो लिखेंगे आप कारागार प्रशासन और उनके विभाग के द्वारा अभी 20 हाईटेक कारागार या जेल बनाए जा रहे हैं। बस इसमें इससे ज़्यादा नहीं है, बस किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन और विभाग के द्वारा। और एक लिख लीजिए, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, बस लास्ट खत्म करना। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 शुरुआत की। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत 2018-19 के बजट में की गई थी। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत 2018-19 के बजट में की गई।